सो हाय गाइस, माय नेम इज जयदीप गोयल और आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट डीएसए को पढ़ेंगे। तो पूरा डीएसए एक ही इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे, पूरी थ्योरी को कवर करेंगे हम डीएसए की। तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस के बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो इस वीडियो में हम पूरा डीएसए को कवर करेंगे। इसके बाद हम लीड कोड की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू करेंगे। 70-80 प्रॉब्लम्स मीन्स कुछ शीट्स को हम लगाएंगे। 17-80 प्रॉब्लम्स की हो सकती है या फिर 150 शीट की। तो आगे वाले लेक्चर में आपको पता चल जाएगा कि कितनी लेक्चर की मतलब कितने क्वेश्चंस के हम शीट को लगाने वाले हैं। तो वो शीट से आपका बिल्कुल प्रॉब्लम सॉल्विंग बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इसकी थ्योरी को, ठीक है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के टाइम भी हम डीएसए को समझ रहे होंगे। तो अभी तो फिलहाल हम इसकी थ्योरी पे बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे डीएसए का इंट्रोडक्शन आपको दिखा रखा है। तो इंट्रोडक्शन हम देखते हैं डीएसए का। हाँ, तो इंट्रोडक्शन की बात करते हैं हम डीएसए की सबसे पहले। तो माउस चल गया, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में क्या है हमारे पास, सबसे पहला हमारे पास डीएसए के अंदर क्या है, एरेज है, लिंक लिस्ट है, उसके बाद स्टैक है, क्यू है, ट्रीज है, हीप है, ग्राफ है और हैशिंग है, ठीक है। इतना हम देखने आ रहे हैं, ठीक है। डायनेमिक प्रोग्रामिंग को अभी हम नहीं देख रहे हैं, ठीक है। आने जब हम लीड कोड के ये सारे टॉपिक्स को सॉल्व करेंगे तब हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग को देखेंगे। क्योंकि अगर कोई भी इंटर्नशिप में आप बैठोगे तो आपसे बेसिकली यही टॉपिक्स के क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं, ठीक है। अभी इंटर्नशिप के लिए आपकी खाली इतने ही टॉपिक्स पूछे जाएंगे। प्लेसमेंट के टाइम पे हो सकता है आपसे थोड़ा डायनेमिक प्रॉब्लम्स के सवाल पूछे जाएँ। वो थोड़ा हो सकता है ग्राफ्स वगैरह में आपको थोड़ा एडवांस पूछा जाए, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए आप इतना टॉपिक्स हम करेंगे, ठीक है। एक बेयर मिनिमम हम क्राइटेरिया लेके चल रहे हैं कि हमको बेयर मिनिमम इतना तो हमको आना चाहिए, ठीक है। तो जितनी भी आपकी कंपनीज है उनमें आपका इतना इंटर्नशिप में काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये हम इसकी थ्योरी करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डीएसए होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डीएसए पे बात करते हैं कि डीएसए आखिरकार एक्चुअल में है क्या डीएसए। तो सबसे पहले हम एक बारी बात कर लेते हैं। तो एक बारी सबसे पहले तो मैं इसको एक बारी जूम कर लूँ। हाँ, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्रोग्रामिंग में जब भी हम कोडिंग करते हैं तो हमको क्या है, आपने सुना होगा कि इंटरव्यूज में हमको डीएसए कंपनी पूछ रही है कि हमको डीएसए करना है। तो ये एक सेकंड। हाँ, तो कंपनी पूछती है कि हमको डीएसए आता है कि नहीं, ठीक है। तो डीएसए कंपनी डीएसए की सवाल पूछती है। तो डीएसए क्या होता है, ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग को चेक करता है, ठीक है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग को कैसे चेक कर रहे हैं आपकी, तो लाइक डीएसए में आपको कुछ कुछ प्रॉब्लम्स दी जाती हैं और उनको आपको सॉल्व करना होता है। अब जैसे कि बेसिकली स्किल्स क्या होती है, स्किल्स जैसे कि वेब डेवलपमेंट क्या होता है कि आपने वेबसाइट बनाई, आपने एच का यूज़ किया, आपने एच आपको यूज़ किया, आपने फिर CSS का यूज़ करा, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या किया, जावास्क्रिप्ट का यूज़ करा। अभी आपकी स्किल्स होगी, ठीक है। अब कंपनी को अगर वहाँ पे आपको देखना है कि रिक्रूटमेंट करनी है और इंटरव्यू आपका, तो वहाँ पर कंपनी जावास्क्रिप्ट और HTML इसके प्रोजेक्ट के बारे में पूछती है, ठीक है। कि आपने कैसा प्रोजेक्ट बनाया और प्रोजेक्ट के अंदर कितनी कितनी चीज़ें हैं, आपको उसके बारे में बेसिकली आइडिया होना चाहिए। और वो चीज़ें कंपनी पूछती है। वहाँ पे आपको बैठा के वेबसाइट नहीं बनवाई जा सकती कि आप 1 घंटे के इंटरव्यू में आप वेबसाइट बना के दिखा दो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को शॉर्ट लिस्ट करना होता है। और जैसे एक कोडिंग ग्राउंड होता है तो वहाँ पर भी ये काम नहीं किया जा सकता कि आप वेबसाइट बना के दिखा दो, क्योंकि इट्स अ वेरी बिग प्रोसेस। सो मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग है। और ऐसा नहीं है कि आप 1 घंटे के अंदर कर दोगे, आपको काफ़ी ज़्यादा दिन लगते हैं प्रोजेक्ट्स में करने में, हफ्ते महीने भी लग जाते हैं प्रोजेक्ट्स करने में। तो वहाँ पे एक सॉल्यूशन ये है कि डीएसए कंपनी पूछना प्रेफर करती है। डीएसए क्या है, डीएसए का बेसिकली काम तो इतना नहीं आता है। जैसे कि आप अगर फ्रंट एंड रोल के लिए जाओ, बैक एंड रोल के लिए जाओ, तो वहाँ पर डीएसए का इतना कोई यूज़ नहीं है। आपको अपना वेब डेवलपमेंट की चीज़ आनी चाहिए। लेकिन डीएसए क्या करता है ना कि कंपनी को एक पता चल जाता है कि अगर किसी इंसान का डीएसए अच्छा है तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत अच्छा है। वो मतलब वो इंजीनियर प्रॉब्लम सॉल्विंग में काफ़ी अच्छा है। तो अब वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में अच्छा है तो वो कंपनी के लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएगा। और जैसे कि जेई का एग्ज़ाम आपने दिया था तो वहाँ पर भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और आपकी इंजीनियरिंग इसका लेना देना ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि CS वाला जो बच्चा है उसने भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स किया है। और केमिस्ट्री की बात करें तो केमिकल इंजीनियरिंग में केमिस्ट्री का यूज़ है, बट और मैकेनिकल में आपका फिजिक्स का यूज़ ज़्यादा होता है। बाकी लेकिन नहीं है ना इतना ज़्यादा यूज़। तो मतलब वो इसलिए था कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग चेक करी जा सके। तो उस टाइम पे प्रॉब्लम सॉल्विंग चेक करी गई थी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के द्वारा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग चेक की जाएगी आपकी डीएसए के द्वारा, ठीक है। अब डीएसए डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स होता है। अब जैसे डीएसए को करने के लिए आपको सबसे पहले एक लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, जैसे कि आपका हो गया जावा। सो इस पर एक बार
हम अच्छे से लिख लेते हैं, ठीक है। तो डीएसए सीखने के लिए आपको एक लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हो गया हमारे पास जावा, ठीक है। और सेकंड हमारे पास लैंग्वेज आती है सी प्लस प्लस। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, जावा और सी प्लस प्लस। ये दोनों में से आप किसी भी एक में से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, जावा या सी प्लस प्लस। अगर आपके कॉलेज के फर्स्ट सेमेस्टर में सी लैंग्वेज है तो आप सी प्लस प्लस से शुरुआत कीजिए, ठीक है। अब सी प्लस प्लस से शुरुआत करने से आपको फ़ायदा क्या होगा कि जैसे कॉलेज में सी आपको लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, तो उसका तो कोई वो नहीं है, वो तो आपको करनी है। लेकिन सी लैंग्वेज आपके इंटरव्यू वगैरह की किसी काम की नहीं है, क्योंकि सी लैंग्वेज काफ़ी पुरानी है और इंटरव्यू में आजकल नहीं पूछी जाती, ना किसी कंपनी में सी लैंग्वेज पे काम होता है मोस्टली। तो सी लैंग्वेज तो आपकी खाली कॉलेज की है। तो जब आप सी सीखोगे साथ में आप सी प्लस प्लस सीख लो। अब सी और सी प्लस प्लस आप साथ में अगर करते हो तो बेसिकली इनका 80% 70 to 80% सिंटेक्स सिमिलर है। तो अगर आपने सी कर ली तो सी प्लस प्लस साथ साथ करना बहुत आसान है, ठीक है। तो सिंटेक्स काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। और ठीक है, तो आप सी प्लस प्लस भी कर सकते हो साथ में। अगर आपके कॉलेज के फर्स्ट सेमेस्टर में सी है और आपको उसकी चिंता हो रही है तो आप सी सीखो और सी प्लस प्लस सीखो, ठीक है। साथ साथ सीख सकते हो दोनों, कोई बेसिकली दिक्कत वाली बात नहीं है। और आप इनमें ही डीएसए फिर आगे कंटिन्यू करो, ठीक है। और अगर आपको जल्दी से जल्दी सीखना है या फिर रिवाइज करना है तो मैंने भी यूट्यूब पे अपने चैनल पे वीडियो बना रखी है, आप वहाँ से जाके सी प्लस प्लस सीख सकते हो, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट में है वो, और डिटेल में आप जाके मैंने बता रखा है। आप और चैनल्स को सर्च कर सकते हो या फिर आपको वेबसाइट से कैसे पढ़ना है मैंने वो भी बता रखा है, ठीक है, आप वैसे भी कर सकते हो। और रही बात जावा की, अगर आपको सी नहीं है लैंग्वेज या फिर आपको सी पहले से आती है या फिर आपको इसकी चिंता नहीं है कि कॉलेज का क्या है, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे को बस प्लेसमेंट का तैयारी करना है, तो आप जावा से शुरू कर सकते हो, ठीक है। और सी प्लस प्लस जावा दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है, मतलब आप किसी से भी कर सकते हो, कंपनी को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि आप जावा में कोड करें या सी प्लस प्लस में। अनटिल अनलेस कोई ऐसी रिक्रूटमेंट आती है कि आपको जावा प्रोग्रामर को ही हायर करना है, तो वहाँ पर फिर ऐसा हो जाएगा कि आपको जावा आनी चाहिए। और हो सकता है किसी किसी कंपनी में सी प्लस प्लस की रिक्वायरमेंट हो, तो वहाँ पर सी प्लस प्लस पूछे। बट बेसिकली आप किसी से भी स्टार्ट कर सकते हो, 80 to 90% आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, आप किसी से भी स्टार्ट कर सकते हो। और इवन 95% तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि बेसिकली मोस्टली लोग वेब डेवलपमेंट के रोल के लिए जा रहे होंगे या फिर आपके एआई वगैरह के रोल के लिए जा रहे होंगे, तो आपको उधर पाइथन करनी पड़ेगी, ठीक है। जावा सी प्लस प्लस आपका बेसिकली ये रहेगा कि डीएसए आपका कैसा है ये चेक करने के लिए आपको जावा या सी प्लस प्लस की नीड है फिलहाल। और सी प्लस प्लस और ये मतलब गेम डेवलपमेंट वगैरह वो आप बाद में सीख रहे होंगे, अभी पहले आपका मेन चीज़ है कि आप डीएसए कैसे करते हो, ठीक है। तो डीएसए क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। अब कुछ डेटा होता है, तो जैसे कि आपने जावा या सी प्लस प्लस में पढ़ा होगा कि कुछ डेटा होता है, जैसे कि हमारे पास एरे एक नाम का डेटा होता है, एरे। अब एरे में क्या होता है, कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन होता है, तो एक के बाद एक ये हमारे मेमोरी लोकेशन में स्टोर होता है, ठीक है। अब जैसे एरे बनाया मैंने, इंटीजर एरे 2 3 5 4 9। अब यहाँ पे हम कुछ कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे और यही हमको मतलब डीएसए के अंदर पार्ट आता है, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स हमारी यही है। तो जैसे कि हमको एक एरे दे रखा है 2 3 5 4 9। तो अगर आपको एरे नहीं पता, मतलब कि आपने जो भी अपना बेसिक्स है ये लैंग्वेज के अच्छे से नहीं करा है, तो आपको पहले बेसिक्स लैंग्वेज का अच्छे से करना है, उसके बाद ये डीएसए देखना है, ठीक है। इतना हमारे पास इंट्रोडक्शन पार्ट था कि कैसे कैसे आपको चीज़ें आगे करनी है, पढ़नी है, तो मैंने आपको बता दिया। तो ये चीज़ तो सबके लिए थी। अब जो चीज़ अब मैं पढ़ा रहा हूँ तो वो चीज़ खाली उन्हीं के लिए है जिनको पहले से एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, ठीक है। अब पाइथन में भी एक डाउट आएगा कि पाइथन में क्या डीएसए कर सकते हैं, तो कंपनी जनरली प्रेफर नहीं करती पाइथन में डीएसए करना, तो आप भी प्लीज़ उसको अवॉइड कीजिए। पाइथन आप अपना एआई डीएस के लिए, मतलब एआई या फिर डेटा साइंस वगैरह के लिए करिए, मशीन लर्निंग के लिए करिए, लेकिन इसमें आप बिल्कुल पाइथन मत कीजिए, ठीक है। इसमें आप या तो सी प्लस प्लस या फिर जावा सीधा आप हैंडल कर सकते हो, ठीक है। अब एक चीज़ आती है कि हाँ, अब जैसे 2 3 5 4 9, अब इसमें क्या है, हमको कह दे कि आपको सॉर्ट करना है। सॉर्ट यानी हमको कह दे कि असेंडिंग ऑर्डर में हमको एरे चाहिए, जैसे ये एरे पहले 2 3 5 4 9 है, तो अब ये एरे हो जाए 2 3 4 5 9, ठीक है। तो अब क्या ऑपरेशन करें कि एरे बिल्कुल सॉर्ट हो जाए, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में आ जाए। तो ये ऐसे क्वेश्चंस हमको डीएसए में पूछा जाता है। तो मैं आपको टाइप बताऊँ कि किस तरह के क्वेश्चंस, मतलब एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है डीएसए में क्या प्रॉब्लम्स पूछी जाती है। अब आपको कह देंगे कि आपको मिडिल एलिमेंट फाइंड आउट करके बताना है इसके अंदर, तो ये क्वेश्चन हो सकता है। आपको कह सकते हैं कि इसका एवरेज बता दो, ये क्वेश्चन आपके पास हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स डीएसए में हमसे पूछी जाती है, ठीक है। तो अब इसको हम इरेज कर देते हैं और डीएसए पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी था। और एक सेकेंड,
तो इसको एक बार इरेज करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो रहा है। तो बैक कर देते हैं इसको, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन हमारे पास ये है, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। तो डेटा स्ट्रक्चर्स मैंने आपको बता दिया, डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, जैसे कि एरेज हो गया, ये सब हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर। एरेज आपने पढ़ा होगा बेसिक्स में, तो इसलिए मैंने अभी एरेज बताया, बाकी डेटा स्ट्रक्चर के बारे में आपको मैंने बताया, ठीक है। तो डेटा स्ट्रक्चर्स ये है, ठीक है। अब डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, एल्गोरिथम क्या होता है, जैसे कि आपको अभी मैंने सॉर्टिंग बताई, तो वो सॉर्टिंग एक तरह की एल्गोरिथम्स, ठीक है। तो बेसिकली कोई भी काम करने के लिए एल्गोरिथम्स होती हैं। जैसे कि आपने क्यूब अगर आपको सॉल्व करना आता हो, तो उसमें आपको पता होगा कि क्यूब्स में एल्गोरिथम होते हैं, जैसे L2 F2, मतलब ये सेट ऑफ आपके पास प्रोसेस है, मतलब कि मूव्स है, सेट ऑफ मूव्स को मिला करके एल्गोरिथम्स होते हैं। जैसे L2 यानी आपकी लेफ्ट लेयर 2 बार आप उसको फॉरवर्ड करते हो, फिर F2 आप फ्रंट लेयर को 2 बार फॉरवर्ड करते हो, तो क्यूब सॉल्व करने में भी एल्गोरिथम्स होती है, ठीक है। तो उसको एल्गोरिथम्स कहा जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इन मतलब टाइप्स क्या क्या है। हमारे पास पहला है एरे, फिर हमारे पास लिंक लिस्ट, फिर है स्टैक, फिर है क्यूब, फिर है ट्री, फिर है हीप, फिर है ग्राफ, फिर है हैश। इनमें से सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट क्या आता है बिगनर्स के लिए, सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट है एरेस, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यूब। बेसिकली ये काफ़ी ज़्यादा ईजी है ये चारों डेटा स्ट्रक्चर्स। तो आपको सबसे पहले इन पे कमांड करनी है, ठीक है। और ये हो जाएगा, इसके बाद आपको ट्री करना है, उसके बाद आपको अपना ग्राफ करना है, फिर आपको हीप और हैश। इतना करने के बाद आप बेसिकली बिल्कुल मतलब सही हो जाएगा, और काफ़ी मतलब बहुत ही कम बचेगा फिर तो आपके पास करने को, ठीक है। मतलब करने का तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन बेसिकली जितना रिक्वायरमेंट है, हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा हम आगे पहुँच सकेंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स की, ठीक है। अब डिटेल में हम ये पढ़ रहे हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर्स, ठीक है। व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर? तो डेटा स्ट्रक्चर क्या है? स्टोर, ऑर्गेनाइज, एक्सेस एंड मैनिपुलेट। स्टोर यानी जैसे कि ये अलमीरा मान लेते हैं, ये फ्रिज है जैसे कि, अब इसमें हमको स्टोर करना है। अब चीज़ें कैसे कैसे स्टोर करेंगे, जैसे कि यहाँ पे एक क्रेट होगी अंडे की, तो अंडा कहाँ पे स्टोर होगा? इसी क्रेट में स्टोर होगा, है ना। और हम मान लेते हैं बर्फ़ की क्रेट है हमारे पास, तो बर्फ़ कहाँ पे स्टोर होगी? फ्रीजर में। अब हमारे पास सब्जी है, तो सब्जी कहाँ पे स्टोर होगी? यहाँ पर। अब ऑर्गेनाइज करना है हमको, ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे कि जैसे सब्जी हम लेके आए, तो सब्जी सारी की सारी यहाँ पे स्टोर होगी। ये जो हमारे पास ये दे रखा है सब्जी वाला, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर सकेंगे, जैसे कि नीचे तो हम टमाटर नहीं रख सकते, अगर टमाटर के ऊपर कोई सब्जी रखी तो उधर जाएगी। नीचे हम कैसी सब्जी रखेंगे? जैसे आलू, ये सब्जी हमने नीचे रखी, या फिर हम कोई फ्रूट लाए हैं लाइक वाटरमेलन, तो उसको हमने सबसे नीचे रख दिया, ठीक है। ताकि उसके दबाव से जो हमारी हल्की सब्जियां हैं वो दबे ना। जैसे कि अगर हम टमाटर को नीचे कर देंगे तो दब जाएगा। तो इस तरीके से हम चीज़ों को उनकी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद आता है एक्सेस। अब एक्सेस कैसे करेंगे? अब जैसे कि मैंने नीचे रख दिया है तरबूज, उसी और साइड में हमारे आलू, और उनके ऊपर हमारे पास है टमाटर। अब मेरे को अगर आलू निकालना है, तो आलू मैं डायरेक्ट तो नहीं निकाल सकता, पहले मेरे को इस टमाटर को बाहर निकालना पड़ेगा, उसके बाद मैं आलू को निकालूंगा, है ना। तो ये होता है हमारे पास एक्सेस, कैसे हम कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे अंडे की क्रेट से अंडा निकालना है, तो अब मेरे पास चॉइस है कि जैसे अंडे की क्रेट है, मान लेते हैं इसके अंदर 4 अंडे हैं, 3 अंडे मान लेते हैं, तो अब मैं डायरेक्ट ये वाला अंडा भी उठा सकता हूँ, है ना। मैं डायरेक्ट ये वाले भी उठा सकता हूँ, ये वाले भी उठा सकता हूँ। तो हर चीज़ के अलग अलग एक्सेस हो सकते हैं, मतलब एक्सेस करने के तरीके अलग अलग। बर्फ़ की क्रेट है, अब मैं डायरेक्ट एक क्यूब ऑफ बर्फ़ तो वहाँ से नहीं निकाल सकता ना, जैसे बर्फ़ की ट्रे में 3 बर्फ़ के क्यूब्स हैं, अब मैं डायरेक्ट क्यूब नहीं निकाल सकता, मेरे को पूरी बर्फ़ की ट्रे बाहर निकालनी पड़ेगी। फिर उसको मेरे को थोड़ा उसका टेम्परेचर सही करके, या फिर उसको मोड़ करके मेरे को उसके में से बर्फ़ के क्यूब्स अलग निकालने पड़ेंगे, है ना। तो हर चीज़ को एक्सेस करने का तरीका अलग होता है, हर डेटा स्ट्रक्चर को एक्सेस करने का तरीका आपको अलग मिलेगा, ठीक है। और ऑर्गेनाइज मैंने आपको बता दी। मैनिपुलेट, मैनिपुलेट यानी इसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे बर्फ़ की ट्रे थी, मैंने उसमें से एक क्यूब निकाला और इसमें पानी भर दिया वापस से। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे मेरे को आलू डालना है यहाँ पर, तो अब मैं क्या करूँगा, टमाटर ऊपर से निकालूंगा पहले, फिर आलू को डालूंगा, और फिर टमाटर वापस दूंगा। इस तरीके से ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली एग्जाम्पल्स के थ्रू मैंने आपको बताया ताकि ईजी लगे, ठीक है। अब हमारे पास LDS और NLDS, ठीक है। अब LDS क्या है? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। और NLDS क्या है? नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। शुरुआत में आपको लीनियर डेटा स्ट्रक्चर पर काम करना है, उसके बाद नॉन लीनियर पे, ठीक है। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? एडजस्ट
एडजेसेंटली अटैच्ड, ठीक है। एडजेसेंटली अटैच्ड क्या होता है, लाइन बाय लाइन अटैच्ड है, मतलब एक से एक दूसरा जुड़ा हुआ है, ठीक है। पहला जुड़ा है, फिर दूसरा जुड़ा है, फिर तीसरा, ऐसे करके सारे के सारे आपस में जुड़े हुए हैं। डायरेक्टली अटैच क्या होता है, एनएलडीएस यानी नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जैसे कि ये हम आगे बात करेंगे इसकी, ठीक है। अभी आगे बात करते हैं इसकी। और सिंगल लेवल होता है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, और ये मल्टीपल लेवल पे होता है, ठीक है। सिंगल लेवल यानी जैसे जब एनएलडीएस हम पढ़ेंगे तो इसका मैं आपको बताता हूँ। सिंगल लेवल मतलब अभी के लिए समझ लो कि एक ही लाइन में आपके सारे डेटा जो भी स्टोर है वो स्टोर है। जैसे कि आपका एरे होता है तो उसमें एक ही लाइन में आपके स्टोर है ना, तो वो हमारे पास हो जाता है, ठीक है। अब इसकी, हाँ, अब जो हमारे पास ये होता है, ये हमारे पास इजी होता है और ये सिंगल रन में हो जाता है, और मेमोरी इज नॉट यूटिलाइज्ड इन एफिशिएंट वे। तो इसमें मेमोरी एफिशिएंट वे में यूटिलाइज नहीं हो पाती है। अभी आगे आपको एग्जांपल समझाऊंगा। तो बेसिकली अभी फिलहाल आपको क्या करना है कि एरे, स्टैक और लिंक लिस्ट, ये हमारा एग्जांपल है एलडीएस का, और उसके बाद ट्री और ग्राफ हमारा एग्जांपल है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। बेसिकली 5 आपको आने चाहिए, ठीक है। तो शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि आपको ये तीनों तो बिगनर हो, तो आपको ये पहले इस पर फोकस करना है, उसके बाद आपको ये करना है। तो बेसिकली ये करने के बाद काफ़ी मेजॉरिटी आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अब आगे हम बात करते हैं एक एक डेटा स्ट्रक्चर की, उठाते हैं सबको। तो सबसे पहले एरे, एरे को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं हम। सेम टाइप के होते हैं एरे, मतलब सेम टाइप यानी जैसे कि अगर आपने पाइथन पढ़ी है तो पाइथन में क्या होता है, एक लिस्ट नाम की चीज़ होती है। उसके अंदर चाहे आप स्ट्रिंग डाल दो, चाहे आप उसमें इंटीजर डाल दो, उसको फर्क नहीं पड़ता कि वो लिस्ट कैसी है। उसमें कुछ भी डाल सकते हो आप। पहला एलिमेंट आप स्ट्रिंग डाल दो, दूसरा आप इंटीजर डाल दो, और तीसरे में आप भले टप्पल डाल दो, डिक्शनरी डाल दो, लिस्ट डाल दो, तो उसमें फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे क्या है एरेज में कि आपको फ़र्क पड़ेगा, आपको सेम टाइप रखना है। अगर आपने एरे बनाया स्ट्रिंग का तो आपको स्ट्रिंग ही रखनी है, आपने एरे बनाया इंटीजर का तो आपको इंटीजर रखना है, फ्लोटिंग पॉइंट का बनाया तो फ्लोटिंग पॉइंट ही होनी चाहिए उसमें। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो एरे देगा, ठीक है। कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन होते हैं। अब जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये हमारे पास ये एरे है ना। अब ये एरे है और ये कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन पे, जैसे इसकी लोकेशन हमारे पास है 100, इसकी 101, 102, 103, है ना। तो ये बिल्कुल एकदम कंटिन्यूस है, तो कोई भी इनमें ब्रेक नहीं है बीच में, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये इंडेक्सिंग कैसे होता है। अब इंडेक्सिंग कैसे करते हैं ना कि जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन, इनमें इंडेक्सिंग ऐसे होती है कि फर्स्ट एलिमेंट जो भी आपका होता है उसको हम इंडेक्स करते हैं 0 से, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट को हम इंडेक्स करेंगे 0 से, सेकंड एलिमेंट को हम इंडेक्स करेंगे 1 से, और फिर 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ऐसे करके हमारे पास इंडेक्स होगी। अब ये हमारी होगी फॉरवर्ड इंडेक्सिंग। अब हमारे पास एक होती है बैकवर्ड इंडेक्सिंग। बैकवर्ड इंडेक्सिंग, ठीक है। बैकवर्ड इंडेक्सिंग हम कैसे करते हैं, पीछे से करते हैं। तो पीछे वाले एलिमेंट को हम -1 लिखते हैं, जो लास्ट एलिमेंट होता है, ठीक है। पीछे वाले एलिमेंट को -1 लिखते हैं, उससे पीछे वाले को -2, उससे पीछे -3, उससे पीछे -2, ऐसे करते करते हम आ जाते हैं लास्ट, ठीक है। मतलब पहले का, ठीक है। इस तरीके से हम दोनों तरह से इंडेक्सिंग कर सकते हैं, एक फॉरवर्ड इंडेक्सिंग होगी और एक बैकवर्ड इंडेक्सिंग, ठीक है। इसके बाद डेटा टाइप्स, एरे नेम, ठीक है। अब इनको डिफाइन कैसे करते हैं। अब ये जो चीज़ है, ये यहाँ से आप किसी भी लैंग्वेज में पढ़ सकते हो। डेटा स्ट्रक्चर मैं पढ़ा रहा हूँ जावा, सी प्लस, क्योंकि मैं यहाँ पे अभी कोड करके नहीं दिखा रहा हूँ। तो कोड करके मैं कब दिखाऊंगा, अभी मैं आपको थ्योरी बता रहा हूँ, और कोड करते करते आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। हो सकता है अभी आपको सारी चीज़ें समझ में ना आए, लेकिन जब हम लीड कोड पे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तब आपको मोस्टली चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए हम कोड को इतना प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, हम खाली कंसेप्ट को प्रायोरिटी दे रहे हैं, ठीक है। तो डेटा टाइप हमारे पास इंटीजर हो गया, एरे का नाम हमने एर लिख दिया, और हमारे पास साइज दे दिया एर टाइप। तो ये हमारे पास इस तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं एरे को, ठीक है। इंटीजर का हमको बनाना है, फिर एरे का नाम दे दिया, उसके बाद हमने ऐसे साइज दे दिया। उसके बाद आपकी जोन सी लैंग्वेज में आप लिख रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको सिंटेक्स आता ही होगा, और नहीं भी आता तो ये जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। और रैंडम एक्सेसिंग पॉसिबल है इसमें। रैंडम एक्सेसिंग जैसे मेरे को एरे का फोर्थ एलिमेंट निकालना है, तो इंडेक्सिंग पास करके मैं फोर्थ एलिमेंट निकाल सकता हूँ। इजी रिट्रीवल यानी हम इसको पूरा रिट्रीव कर सकते हैं इजीली। इजी टू यूज़ एंड अंडरस्टैंड, यूज़ करने में बहुत ज़्यादा इजी है, आपको दिख ही रहा होगा, बहुत इजी है, और अंडरस्टैंड भी है। फिक्स नेचर यानी इंटीजर है तो इंटीजर ही रहेगा, फ्लोट तो बनने जाएगा, तो फिक्स चाहिए बिल्कुल। इंसर्ट एंड डिलीट इशू, हाँ, अब इसमें इंसर्ट एंड डिलीट का इशू आता है। तो एक सेकेंड, हाँ, तो इंसर्ट एंड डिलीट का इशू क्या आता है, जैसे कि आपने पाइथन में देखा है, पाइथन में लिस्ट होती है। अब लिस्ट के अंदर क्या फंक्शन है, अपेंड का। लिस्ट के अंदर अपेंड का फंक्शन है, और लिस्ट के अंदर हमारे पास रिमूव का भी फंक्शन है, लिस्ट डॉट रिमूव, लिस्ट डॉट अपेंड। तो अपेंड क्या कहता है, इजीली हमको
अपेंड कर देता है। उसमें आप इंडेक्स भी दे सकते हो कि इस इंडेक्स पे जाके ये एलिमेंट को इंसर्ट कर दो, है ना, लिस्ट डॉट इंसर्ट करके आप किसी भी इंडेक्स पे जाके एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हो। लिस्ट डॉट अपेंड करके आप लास्ट में जाके अपेंड कर सकते हो, लगा सकते हो उस एलिमेंट को और रिमूव कर सकते हो। तो सिंपल है वो। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप ये चीज़ें नहीं कर सकते हो। यहाँ पे कोई अपेंड का फंक्शन नहीं है, यहाँ पे कोई रिमूव का फंक्शन नहीं है, यहाँ पे आपको सब कुछ खुद ही बनाना पड़ेगा। तो ये एक इशू है इसका, ठीक है। और ये एक क्वेश्चन आएगा इंसर्ट करना डिलीट करना, ये हम अभी लीड कोड में करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो फर्स्ट वन डी एरे क्या होता है हमारे पास, वन डी एरे यानी एक लाइन में एरे, ठीक है, एक लाइन में एरे, सिंपल एरे है वन डी एरे, ठीक है, जो अभी हमने पढ़ा है उसको वन डी एरे कहते हैं। अब साइज कैसे निकालते हैं, साइज अगर मैं लास्ट वाले इंडेक्स को यू ले लूँ और पहले वाले इंडेक्स को एल, तो यू माइनस एल प्लस वन, तो ये हमारे पास साइज आ गया, ठीक है। और सिंपल सी बात है, अगर जीरो से इंडेक्सिंग स्टार्ट हो रही है तो लास्ट वाले में एक आप जोड़ दोगे तो वो उसका साइज हो गया, क्योंकि यहाँ पे कितने, एक दो तीन चार पाँच छः ऐसे आठ नौ, है ना। तो इंडेक्सिंग क्या हो रही है, साइज माइनस वन। तो बेसिकली आप समझ सकते हो इंडेक्सिंग क्या है हमारे पास, साइज माइनस वन। तो ये हमने दे दिया साइज और माइनस करा हमने, तो इंडेक्सिंग होंगे साइज माइनस, ठीक है। अब ये चीज़ें तो हमको नहीं लिखनी अभी। और एरे, हाँ अभी ये दे सकते हो ऐड एरे, और एरे के अंदर हमको एरे का आई एट इंडेक्स इसमें पास कर रखा है, यानी आई हमारे पास जीरो है पहले। तो बेसिकली इसको हम कैसे देते हैं, जैसे एरे के अंदर हमने आई लिखा है, एक सेकेंड इसको बैक करते हैं। अब जैसे मैंने एरे लिखा है ना, अब इसके अंदर मैंने, हाँ ये मैंने एरे लिखा, इसके अंदर मैंने ऐसे बॉक्स बनाया और आई लिखा। तो अब इसका मतलब क्या है कि एरे का आई एट इंडेक्स, तो ये उसकी वैल्यू दे देगा हमको। जैसे कि अगर मैं आई की वैल्यू को मैं मान लूँ कि आई की वैल्यू है वन, तो वन इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है, वन इंडेक्स में मान लेते हैं टू है हमारे पास, तो हमको टू दे देगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है, ठीक है। और इसको अभी आप छोड़ सकते हो, इसको मैं यहाँ पे कट कर देता हूँ, ठीक है। हाँ एक सेकंड, उसको थोड़ा सा अच्छे से कट करते हैं। हाँ तो इसका भी आपको नहीं लिखना। टू डी एरे क्या होता है, टू डी एरे लाइक आपके, आपने मैट्रिक्स पढ़ा होगा जे के टाइम पे, तो मैट्रिक्स होता है आपके पास, मैट्रिक्स डेटा में, तो वो आपका टू डी होता है ना, तो आपके पास रोज होती है कॉलम्स होती है, तो उसको आप कहते हैं टू डी एरे, ठीक है। तो टू डी एरे में क्या होगा, हमारे पास एरे का आई एथ और जे। अब इसमें क्या है ना, एरे का आई, तो एक सेकेंड, तो एरे को मैं यहाँ पे कैपिटल ए से लिख लेता हूँ, ठीक है। अब एरे का आई और इसके आगे जे इंडेक्स है ना। अब हम मान लेते हैं कि एरे का जो आई एथ इंडेक्स है ये है वन, एरे का आई एट इंडेक्स क्या है हमारे पास वन। अब एरे का आई एट इंडेक्स वन है, तो अब जीरो वन, तो अब जीरो वन पे जाइए आप सबसे पहले, तो आई एट इंडेक्स जीरो वन, यानी हमारे पास ये हो गया, ठीक है। आई कैसे जा रहा है हमारे पास, ऐसे जा रहा था हमने पहले देखा। और जे कैसे जाएगा हमारे पास, नीचे की तरफ को जाएगा, ठीक है। तो अब जे क्या है हमारे पास, टू, मान लीजिए जे हमारे पास टू है, ठीक है, जे हमारे पास टू है, ठीक है। तो एरे का हमको जीरो वन, तो वन इंडेक्स ये था एरे का हमारे पास, है ना, आई वाला। तो हमारे पास ये वाली कॉलम आ गई थी, ठीक है, सॉरी ये वाली रो आ गई थी। तो सॉरी कॉलम ही कहते हैं इसको, हाँ। तो रो ऐसे होती है, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, ठीक है। अब इसमें हम क्या देंगे, सेकंड, तो अब इसमें सेकंड जाएंगे हम, तो जीरो वन टू, तो नीचे की तरफ आएंगे हम, और ये वाला एलिमेंट हमारे पास हो जाएगा। तो हमारे पास एलिमेंट क्या होगा, 21, ठीक है। तो आई एरे का आई एथ का जी एथ, ठीक है, ये हमको निकालना है। तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये है। अब मैं अगर कहूँ कि आई हमको दे रखा है जीरो और जे दे रखा है हमको वन, ठीक है। तो अब सबसे पहले जीरो वाली रो देखो, तो ये जीरो है, ये फर्स्ट रो है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, ये हमारे पास क्या है, जीरो है ना, तो ये पूरी हमारे पास जीरो ही है। अब इसमें क्या देखेंगे हम, फर्स्ट, तो हमारे पास इसमें फर्स्ट क्या है, तो एक सेकेंड, एक मिस्टेक यहाँ पे है। तो हम सबसे पहले जीरो अगर देख रहे हैं तो हमको ऐसे चलना है, ठीक है। आई के लिए हम ऐसे चलते हैं और जे के लिए हम नीचे चलते हैं ना। तो पिछले बार तो सही करा था, सॉरी मिस्टेक हो गया। तो इसमें हम ऐसे करेंगे, तो हमारी होगी जीरो वाली, ठीक है। अब हम इसमें क्या जाएंगे, वन, जीरो और जीरो वन, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। इसको उसको एक बार, हाँ जीरो को हम सबसे पहले देखेंगे आई में हमारे पास क्या है, तो आई में हमारे पास जीरो है।
तो इसको नीचे तक हमको ऐसे लगना है, ठीक है। 0 1 2 ये हमारे पास आई का था, तो आई का हमारे पास क्या था, आई का हमारे पास ऐसे में चल रहा है, तो 0 1 2, ठीक है। तो आई हमारे पास 0 था, और जे का हमारे पास कैसे चल रहा है, जी का हमारे पास चल रहा है नीचे को, ठीक है। तो 0 1 2 ये इंडेक्स है, ठीक है। तो आई का हमने सबसे पहले कौन सा इंडेक्स देखा, 0 वाला, और जे का हमारे पास कौन सा इंडेक्स है, 1 वाला, है ना। तो आई का इंडेक्स 0, तो ये 0 नीचे तक भी रहेगा, और जे का हमारे पास 1 वाला था, ये वाला जे, तो ये 1, तो हमारे पास ये कौन सा वाला कॉमन आ गया, बीच वाला, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 1 0, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसमें एरेस में ढूंढ सकते हो अपने एलिमेंट्स को, ठीक है। बेसिकली कुछ नहीं है, 2D एरे में वही है कि सबसे पहले आपने ऐसे करके देखा कि ये 0 1 2 आई में जैसे आप देखते हो, तो सबसे पहले अगर एक चीज़ हम देखें कि आप इन दो चीज़ों को छुपा दो अभी के लिए, इन दोनों चीज़ों को आप भूल जाओ, तो और आप जे को भूल जाओ, है ना। अब आप आई में देखो, आई में क्या है, 0, तो 0 आपका आई कौन सा है, ये वाला, है ना। अब आपका वो 0 आई हो गया, अब ये 0 आई है, तो अब इसको नीचे तक आप ऐसे लाइन बना लो। अब आप जे को देखो, जे क्या है हमारे पास 2, अब इसी के अंदर आप फिर से इंडेक्सिंग कर दो, 0 1 2, तब ये वाला आ गया आपके पास, है ना। तो इस तरीके से आप इसमें इंडेक्सिंग कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं, और इन चीज़ों का भी आपको नहीं देखना है, ठीक है। ट्रैवर्सल, ट्रैवर्सल क्या होता है, तो सबसे पहले आपको फोन लूप आता होगा। ट्रैवर्सिंग क्या होती है कि आपकी जो भी डेटा स्ट्रक्चर है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं आप सबको निकाल दो, ठीक है। तो जो भी एलिमेंट्स है, तो इसके लिए हम क्या कहते हैं, फोर लूप चलाते हैं। आई की वैल्यू सबसे पहले इनिशियलाइज करोगे 0, ठीक है। इसके बाद आई जब तक आपका एन से छोटा है, आपकी आई की वैल्यू बढ़ती जाएगी, एन यानी साइज ऑफ दी हमारी जो भी है एरे, एरे का साइज है हमारे पास 5, तो जब तक 5 नहीं होती वैल्यू तब तक ही चलेगी, तो 0 से लेकर 5 तक चलेगी हमारा। तो प्रिंट एफ यानी क्या प्रिंट करना है हमको, एरे का इंडेक्स, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये सी लैंग्वेज में कोड लिखा हुआ है, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे पास चलेगा, तो क्या क्या प्रिंट कर देगा, 1 प्रिंट करेगा, फिर हमारे पास 2 प्रिंट करेगा, 3 4 5, तो सारे एलिमेंट्स को हमारे पास प्रिंट कर देगा, ठीक है। और वैसे ही मैं एक बार बता दूं कि यहाँ पे इसी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, लेकिन जब हम लीड कोड पे कोड करेंगे तो वहाँ पे मैं जावा को यूज़ करूँगा, और आपको कंसेप्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप चाहो तो उस जावा के कोड को भी C++ में आराम से समझ सकते हो, ठीक है। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मेन मैं कंसेप्ट एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। अब इंसर्शन ऑपरेशन, इंसर्शन ऑपरेशन क्या है कि आपको क्या करना है, किसी भी, जैसे कि 3 लोगों का पीपल था, ये 4 लोगों का ग्रुप था, है ना। अब आपको एक नया आदमी आ गया, और इसको आपको 0 और 1 वाले के बीच में इंसर्ट करना है ना। तो अब जब आपने इंसर्ट कर दिया, तो ये सेकंड वाला जो था, ये जो फर्स्ट वाला था, ये सेकंड पोजीशन पे चला गया, और वो यहाँ पर आ गया जो न्यू पीपल था, और ये हमारे पास 4 5 लोगों का ग्रुप बन गया, ठीक है। अब पी की बात करते हैं, अब जैसे सॉरी, अब ये मतलब हमारे पास एरे दे रखा है ना। अब इसमें बेस्ट केस और वर्स्ट केस क्या चीज़ है, तो इंडेक्सिंग हमारी 0 1 2 3 4 से होती है ना। अब पी क्या है हमारे पास, पी एक वैल्यू हमने ले ली जो कि इंडेक्सिंग प्लस 1 है, ठीक है, ये चीज़, ठीक है। अब बेस्ट केस क्या है, इंसर्ट एंटी है, एंड में अगर हम इंसर्ट करें तो हमको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन हमको बीच में कहीं इंसर्ट करना तो हमारे को मुश्किल आती है, ठीक है। वर्स्ट केस इंसर्ट एट आई इक्वल टू 0, वर्स्ट केस है हमारे पास शुरुआत में इंसर्ट करना, ठीक है। अब इसमें आगे बात करते हैं, ठीक है। इसको हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे कोड के थ्रू, ठीक है। तो बेसिकली मतलब लीड कोड की प्रॉब्लम्स तो हम करेंगे ही, साथ में ये जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो कि अभी हम कोड के थ्रू नहीं देख रहे, इनको भी मैं पहले कोड के थ्रू आपको बताऊंगा, ठीक है। अब बात करते हैं डिलीशन की, तो डिलीशन में क्या है, 0 1 2 3, और हमको इस फर्स्ट वाले को निकाल देना है, ठीक है। तो जब ये फर्स्ट वाला निकल जाएगा, तो ये सेकंड वाला जो है ये फर्स्ट पे आ जाएगा, और ये थर्ड वाला सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा। तो बेसिकली पोजीशन खाली नहीं होगी, कि मैंने आपको बताया ना कॉन्टिन्यूअस मेमोरी लोकेशन है, बिल्कुल लगातार ये चलते रहेंगे, तो कोई भी आपके बीच में स्पेस नहीं आ सकती है, ठीक है। तो अब इसको आगे देखते हैं, तो यहाँ पे 10 20 30 40 50 एलिमेंट्स रखे हैं। अब डिलीट कर दिया आई बराबर में 1, यानी फर्स्ट वाले को डिलीट कर दिया, तो अब ये फर्स्ट वाले में एम्प्टी स्पेस में थी, एम्प्टी स्पेस नहीं रहेगी, ये वाली जाके इससे जुड़ जाएगी, तो 10 30 40 ठीक है। लास्ट एलिमेंट में ये भी नहीं रहेगा, ये स्पेस, ठीक है, ये स्पेस भी नहीं रहेगी, लास्ट में कोई स्पेस नहीं रहेगी। हाँ मीन्स सॉरी, एक चीज़ ये है कि लास्ट में स्पेस है आपकी, मतलब अब एक चीज़ ये है कि जैसे एरे का अगर आपने साइज डिफाइन कर रखा है, ये कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर आपने एरे का साइज डिफाइन कर रखा है कि एरे का साइज आपका 5 है, और आप इसमें 4 एलिमेंट्स देते हो,
तो लास्ट में पोजीशन लेगा, ये लास्ट में स्पेस आ जाएगी और ये इसकी स्टोरेज इसमें लेगा, ठीक है। अगर आपने साइज डिफाइन नहीं करा तो ये जो स्पेस है ये डिलीट हो जाएगी, ठीक है, ऑटोमेटिकली। अब क्या है ना, बीच में कहीं स्पेस नहीं आएगी, स्पेस अगर होगी तो लास्ट में जाएगी और वो डिपेंड करता है कि आपने साइज कितना दिया। ये एक नुकसान है एरे का कि अगर आपने साइज दे रखा है और उतने एलिमेंट्स आप नहीं डालते तो भी वो स्टोरेज उतनी लेता है, ठीक है। वहाँ पे ब्लैंक रहेगा, स्पेस रहेगा, लेकिन स्टोरेज वो पूरी चीज लेगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, सर्चिंग ऑपरेशन। सर्चिंग ऑपरेशन क्या है हमारे पास, कि एलिमेंट को सर्च करना है कि वो कौन से इंडेक्स पे, ठीक है। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट फ्लोर पे है, सेकंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे है। वर्स्ट केस क्या है हमारे पास 100 फ्लोर, बेस्ट केस क्या है हमारे पास फर्स्ट फ्लोर। बेस्ट केस हमारे कैसे है कि या तो हमको पहली बार में मिल जाएगा कि 0 से स्टार्ट करेंगे हम सर्चिंग, तो पहली बार में मिल गया फर्स्ट फ्लोर पे, बहुत ही बढ़िया। आप अगर ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हो, आपको किसी को ढूंढने जाना है और आपको फर्स्ट फ्लोर पे मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। और अगर आपको पूरा घूमते घूमते ढूंढते ढूंढते जाना हो और आपको 100वें फ्लोर पे, 100 फ्लोर पे जाके मिले, तो ये वर्स्ट केस है, तो मुश्किल ही है आपके लिए तो, ठीक है। तो ये वर्स्ट केस और बेस्ट केस, ठीक है। अब एरेज और लिंक लिस्ट की हम बात करते हैं। सेकंड हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर आता है लिंक लिस्ट, ठीक है। अब एरेज के बारे में आप यहाँ पे, मैंने आपको वेबसाइट से कैसे पढ़ना है वो बताया था, एरेज के ऊपर एक वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप वो जाके देख सकते हो। आप वहाँ से वेबसाइट पे जाके आपको कोड्स मिल जाएंगे, आप जो भी मैंने अभी आपको पढ़ाया वहाँ से आप जाके कोड्स को देख सकते हो, ठीक है। बेसिक बेसिक वहाँ पे कोड्स हैं, 4-5 कोड्स हैं, जैसे कि आपको ट्रैवर्सिंग कैसे करनी है, करना है, डिलीट कैसे करना है, सर्च कैसे करना है, ठीक है। ये चीज़ें आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हो और उनके कोड की आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप लीड कोड की हमारी सीरीज को आगे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अब एरेज और लीड कोड में, मतलब सॉरी, लीड कोड नहीं, लिंक लिस्ट में क्या होता है, ठीक है। अब लिंक लिस्ट क्या है ना, कि इसका मतलब डी और एल, ये दो चीज़ से हम लिखते हैं इसको, ठीक है। लिंक लिस्ट क्या है कि यहाँ पे इसके नोड्स होते हैं, ठीक है। अब क्या है ना कि यहाँ पे ये इस तरीके से कनेक्टेड होती है। अब लिंक लिस्ट भी 2-3 तरह की होती है, सिंगल लिंक लिस्ट और मतलब अलग अलग तरह की होती है, सिंगल लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट, है ना। तो बेसिकली हम सिंगल लिंक लिस्ट की बात करेंगे यहाँ पे अभी हम। तो लिंक लिस्ट के बारे में ये है कि इसका एक हेड होता है, हेड होता है, उस पर हम यहाँ पे वैल्यू देते हैं और इसके आगे हमारे पास यहाँ पे ये कनेक्टर होता है। अब ये क्या है, दूसरे उससे हेड से कनेक्ट करता है, ठीक है। अब ये 2 है और इसके आगे ये फिर से आगे कनेक्ट कर रहे हैं 3 से, ठीक है। इसको स्ट्रक्ट कैसे करते हैं, स्ट्रक्ट नोड लिखेंगे हम, इंट डेटा स्ट्रक्ट नोड स्टार लिंक, ठीक है। तो अब ये लिंक है, ये एक इससे दूसरा हेड को कनेक्ट करता है ये लिंक, ठीक है। तो इस तरीके से ये होता है और लास्ट वाला हमारा नल से कनेक्ट होता है, नल यानी कुछ नहीं, ठीक है। तो ये हमारे पास है और आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे हमको हेड दे रखा है, हेड हमको दे रखा है कि पहले हमारा स्टोर है हमारे पास हेड है। हेड क्या है, जैसे कि आपका मेमोरी लोकेशन है कि 1 2 3 है ना, ऐसे करके आपकी सबसे पहले हमको पोजीशन मान सकते हो, आपकी फर्स्ट पोजीशन पे हमारे पास 20 वैल्यू स्टोर है, सेकंड पोजीशन पे हमारे पास 30 वैल्यू स्टोर है और थर्ड पोजीशन पे हमारे पास नल है, ठीक है। अब हेड टू डेटा हम देखें तो सबसे पहले ये हेड है, इसका डेटा, हाँ तो इसका ये हमारे पास डेटा है, ठीक है। ये पहला डेटा है, दूसरा हमारे पास लिंक है। तो हेड टू डेटा हम देखें तो हेड टू डेटा हमारे पास क्या है 1। अब मैं कहूँ हेड टू लिंक देखो तो हेड टू लिंक हम गए तो हमारे पास क्या है 20। अब हेड टू लिंक गए और लिंक के थ्रू नेक्स्ट डेटा कनेक्ट है, तो नेक्स्ट डेटा क्या है हमारे पास 2, ठीक है। तो ये वाला लिंक है और ये वाला डेटा पहले वाला, ठीक है। सो डी का मतलब डेटा और एल का मतलब लिंक, ठीक है। तो एक लिंक से अगर दूसरा कनेक्ट है तो क्या है ना कि एक डेटा से, मतलब एक लिंक से दूसरा डेटा कनेक्ट है, आपको सबसे पहले हेड से आपको लिंक पे आना पड़ेगा, लिंक से आपको दूसरे डेटा पे आना पड़ेगा और अगर आपके पास तीसरे पे जाना है आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लिंक से आपको दूसरे लिंक पे आना पड़ेगा और दूसरे लिंक से आपको डेटा पे जाना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, हेड से लिंक पे आप, हेड से आप लिंक पे आए, फिर आप लिंक से लिंक पे आए, फिर लिंक के वाले अपने बता दी टकती है। अब तीसरे में क्या है, लिंक से आप फिर डेटा पे गए, अब नेक्स्ट डेटा पे आप जाओगे तो 3 आ जाएगा। अब लिंक से आप लिंक पे गए तो ये यहाँ पे नल दे रखा है, ठीक है। ये चीज़ है, आप यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस दे रखा है कि कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन यहाँ पे नहीं होती है। यहाँ पे आपको देखा ही कि यहाँ पे क्या है कि पहले 10 3 गया, फिर 25 हो गया, 30 10 हो गया, यहाँ पे कॉन्टिन्यूस ही नहीं है। यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह पे आप देख सकते हो कितना वो है स्पेस, और मतलब इसका कॉन्टिन्यूस मेमोरी लोकेशन नहीं है। मेमोरी लोकेशन हम दे तो रही है यहाँ पे लिंक इसको, यहाँ पे हम लिंक करने के लिए स्पेशली बता रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हम अगर कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन होता है तो हम वहाँ पर ये नहीं बताते कि इससे हम पहले लिंक पे जाएंगे, फिर लिंक पे जाएंगे, फिर डेटा पे जाएंगे, वो डायरेक्टली फिर हो जाता है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे रैंडम एक्सेस पॉसिबल है, बट यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हमको सीक्वेंशियल ही चलना पड़ेगा, सीक्वेंस वाइज, ठीक है।
अब IND टेक्स मोर टाइम, ठीक है। इंसर्शन एंड डिलीशन ज़्यादा टाइम लगता है इसमें, अगर आपको बताना कि थोड़ा मुश्किल है। यहाँ पे इंसर्शन एंड डिलीशन फास्ट है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। फिक्स्ड स्टैटिक नेचर होता है हमारे पास एरे का, लेकिन यहाँ पे डायनेमिक है। यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है, आप चेंज कर सकते हो, आप 4 के रखिए, 5 के रखिए, इसमें आपको कोई ज़्यादा इशू नहीं आएगा, ठीक है। 1D 2D होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है, और यहाँ पे भी आपके पास सिंगल लिस्ट, डबल लिस्ट वगैरह आपके पास होते हैं। फ्रीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन होता है आपके पास एरेज में, और लिंक लिस्ट में आपके पास लिंक रिप्रेजेंटेशन होता है। लिंक रिप्रेजेंटेशन एक चीज़ दूसरे से लिंक्ड है, ठीक है। ट्रैवर्सल ऐसे करता है, अभी कुछ इसका सिंटेक्स है तो इसी का दे रखा है, और मोस्टली मतलब सेम ही रहता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, वो आप देख सकते हैं। करंट बराबर में है आपका, ठीक है। वाइल करंट इज नॉट इक्वल टू नल, जब तक आपका करंट नल नहीं है, यानी आपकी लास्ट जो ये वैल्यू है, ये आपका जो लिंक है लास्ट वाला, ये जब तक नल नहीं है तब तक आपका ये लूप चलेगा ना। तो तब तक क्या चलेगा, प्रिंट एफ करंट से डेटा, करंट से डेटा, और फिर करंट को हम क्या बना देंगे, करंट से नेक्स्ट, है ना। तो करंट से सबसे पहले हम डेटा पे जाएंगे, तो डेटा पे हम जैसे गए 1 पे डेटा पे गए, अब इस पे डेटा के जाने के बाद हम करंट पे क्या करते हैं, नेक्स्ट, यानी हम इसको नेक्स्ट डेटा पे ले जाएंगे, ठीक है। अब सर्चिंग है, सर्चिंग क्या, करंट बराबर में ऐड कर देंगे हम सबसे पहले। और वाइल करंट इज नॉट इक्वल टू नन, मैंने बताया जब तक वो लास्ट वाला नहीं होता। और इफ करंट से डेटा पे जाएंगे तो उसको की के बराबर में करके देखेंगे। तो डेटा, जैसे कि हमारे पास डेटा है, तो इस पर हम गए, जैसे कि डेटा है हमारे पास 1, तो क्या की 1 है, हमने की ले ली कि 1 कहाँ पर है ये बताओ मेरे को। तो क्या 1 के इक्वल है ये, अगर है हाँ तो वो दे देगा, वो रिटर्न कर देगा करंट, नहीं है तो वो आगे चलता रहेगा। करंट करंट से लिंक पे गया, तो करंट बराबर में करंट टू लिंक, तो करंट क्या है हमारे पास 1 से हम लिंक पे गए, लिंक पे गए 20 के बाद हम किस पे जाएंगे, फिर से हम लिंक पे जाएंगे, और लिंक से हम डेटा, ठीक है, उसके थ्रू हम इसको कर लेंगे, ठीक है। इंसर्ट क्या होता है, एट बिगनिंग हमको करना है, हेड है हमारे पास ये पहला, ठीक है। हेड पहले वाला होता है हमारे पास हेड, और ये बाकी सबको हम क्या कहेंगे, डेटा है, ठीक है। तो पहले वाला बेसिकली ये भी डेटा ही है, और इस वाले को हेड कहेंगे, इस वाले को हेड कहेंगे। मतलब हेड, अगर हम एक हेड की बात करें तो हमारे पास यही एक हेड रहेगा, ठीक है। एक बार ठीक है, और ये हमारे पास लिंक है पीछे वाले, ठीक है। तो न्यू से हम नेक्स्ट पे गए, तो ये सैरो का मतलब ये है कि न्यू से हम नेक्स्ट की तरफ गए, ठीक है। और उसको हम बराबर में हेड की इक्वल कर दिया, ठीक है। और इससे हम दो इक्वल टू आएंगे, मतलब हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इंसर्ट की एक चीज़ आ जाती है, इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास इंसर्ट आफ्टर अ नोड दे रखा है, तो इसका भी हमको दे रखा है कि न्यू से नेक्स्ट पे गए हम, और उसके बाद प्रीवियस से नेक्स्ट पे, ठीक है। तो ये हमारे पास न्यू दे रखा है, तो न्यू क्या है हमारे पास, नया हमको जब इंसर्ट करना है, तो न्यू हेड होगा हमारे पास, और न्यू हमारे पास क्या होगा, डेटा होगा, और न्यू लिंक है ना। तो इसको हम इंसर्ट कर देंगे, सेम ये चीज़ है हमारे पास। इंसर्ट एट द एंड पे दे रखा है हमको, डिलीट एट द बिगनिंग पे हम देखते पहले, जैसे कि हेड है, अब इस हेड को हमको यहाँ पे लगाना है, तो डिलीट को हम सबसे पहले हेड की इक्वल रखेंगे, और हेड को हम कहाँ से लेके जाएंगे, डिलीट से लेके लिंक तक, ठीक है। अब इसको हम लिंक पे लेके जाएंगे, ठीक है, और फिर फ्री डिलीट, हमको डिलीट कर देंगे, ठीक है। अब डिलीट को हमने बराबर करा है प्रीवियस से लिंक तक, ये हमारे पास प्रीवियस है, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, लिंक पे जाएंगे, अब लिंक से जाके हम क्या कर देंगे, डिलीट लिंक, ठीक है। तो बेसिकली यही बात है कि हमको हेड से लिंक पे जाना है, और फिर लिंक से जाके डिलीट कर देना है, और कहीं पे आपको लिंक से डेटा पे जाना होगा, तो ये चीज़ आपकी, ठीक है, लिंक से डेटा पे। तो लिंक से आप डेटा पे जाओगे, और आप कर सकते हो ऑपरेशन। आपको आपको इससे लिंक से दूसरे पे आना है, तो आप लिंक के थ्रू ही आओगे, लिंक से लिंक तक, ठीक है। और फिर लिंक से लिंक तक अगर आपको आगे जाना है, ठीक है। और अगर आपको वहीं पे ऑपरेशन करना है तो आप लिंक से सीधा डेटा पे आ सकते हो, ठीक है। या फिर आपको यहाँ से लिंक पे आना होगा, और यहाँ से डेटा पे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो इंसर्ट एट द बिगनिंग हम कर सकते हैं, आफ्टर नोड कर सकते हैं, एट द एंड, तीनों चीज़ें, ये तीनों हम देखेंगे अपने कोड के थ्रू ऑपरेशन करते हुए नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। डिलीट का भी मैंने आपको सिर्फ बता दिया, आप यहाँ से आगे पढ़ सकते हो, ठीक है। इस बार सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या होती है कि जैसे वो वाली लिंक लिस्ट थी, उसमें क्या था, लास्ट में जाके वो नल से कनेक्ट है ना, तो यहाँ पे नल से ना कनेक्ट होके ये क्या है, पूरा एक सर्कुलर वे में है, और पहला लिंक लिस्ट लास्ट वाले से डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना कि आप यहाँ से घूम के वापस उसी पे आ सकते हो, ठीक है। जैसे सर्कुलर होता है ना कि आप एक जगह से गए और उसी जगह पे वापस आ गए, वैसे, ठीक है। तो इसका भी आपको सेम वही चीज़ है, तो इसमें भी सेम वैसे ही आपको कोड करना है, ये चीज़ है, ठीक है। और कोड बिल्कुल वैसे ही रहेगा, सेम टू सेम, ठीक है। थोड़ा एक जो डिफरेंस है वो आपको जब कोड करेंगे तो बताएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम स्टैक की। तो स्टैक क्या है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। स्टैक में हमारे पास
इंसर्शन एंड डिलीशन फ्रॉम ओनली वन एंड होता है। तो स्टैक क्या होता है बेसिकली, ये फिलो और लीफो टेक्निक का यूज करता है। फिलो लीफो क्या है, फर्स्ट इंसर्ट लास्ट आउट, लीफो क्या है, लास्ट इंसर्ट फर्स्ट आउट। तो अब ये क्या है, जैसे कि आपने किताबें रख रहे हो, आप एक के ऊपर एक आपने किताब रखी, किताब नंबर 6 को आप सबसे पहले रखोगे, फिर 5 को, फिर उसके ऊपर 3 2 1। अब जब आपको 5वीं किताब चाहिए, 5 नंबर वाली किताब, तो आपको सबसे पहले 1 नंबर वाली हटानी पड़ेगी, फिर 2 नंबर वाली, फिर 3 नंबर वाली, तभी आप 5 नंबर वाली किताब को हटा सकते हो। आप डायरेक्टली 5 नंबर वाली तो नहीं निकाल सकते बीच से, है ना। तो आपको पहले ऊपर वाली किताबें निकालनी पड़ेगी, तभी आप 5 नंबर वाली निकाल सकते हो। और अगर आपको किताब को रखना है तो आप सबसे पहले ऊपर ही रख पाओगे। अगर आपको लास्ट में किताब रखनी है, यानी 5 और 6 के बीच में अगर आपको किताब रखनी है, तो आपको सबसे पहले पहली वाली निकालनी पड़ेगी, फिर सेकेंड, फिर थर्ड को आप निकालोगे, फिर फिफ्थ को निकालोगे, फिर यहाँ पे आप किताब रखोगे अपनी, फिर वापस इनको अंदर कर दोगे, ठीक है। तो यही टेक्निक से हमारे पास चलता है ये हमारे पास स्टैक, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इजी है, लिंक लिस्ट काफ़ी इजी आपको पड़ेगा। तो जैसे जिन्होंने पाइथन सीख रखी होगी, तो उनको ये आता होगा बेसिक नॉलेज स्टैक का कि पुश और पॉप क्या होता है, क्योंकि वहाँ पे अपेंड और रिमूव फंक्शन होता है, तो वहाँ से डायरेक्ट आप हो जाता है उसमें डायरेक्टली। तो पॉप कैसे होता है, पॉप यानी आपका जो भी वो है रिमूव कर देता है एलिमेंट को, ठीक है। और इंसर्ट यानी आपका मतलब एलिमेंट को लास्ट में जाके इंसर्ट कर देता है, ठीक है। तो अब सबसे पहले स्टैटिक इंपॉर्टेंट है हमारे पास। तो सबसे पहले स्टैटिक हमारे पास एरेज है, और डायनेमिक हमारे पास लिंक लिस्ट है, ठीक है। और इंसर्शन डिलीशन फ्रॉम वन एंड, ओनली वन एंड, ठीक है। तो इसका ओनली एक्सेस पॉइंट यानी मतलब एक्सेस पॉइंट ओनली हमारे पास वन है, यानी बीच से हम कहीं से भी एक्सेस नहीं कर सकते, हम सबसे ऊपर वाले से ही एक्सेस कर पाएंगे। हम पहले को जब तक नहीं निकालेंगे तो हम बाकी को नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। और पहले के ऊपर ही हम हर एलिमेंट को डालेंगे जब भी डालेंगे। पुश, तो पुश करने के लिए हम सबसे पहले एरे ले लेंगे, और फिर उसका एन ले लेंगे, यानी कितना साइज है, फिर हमारे पास क्या हमको पुश करना है वो ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास टोटल जो हमारे पास है, अगर मतलब साइज से ज़्यादा हमारे पास पुश हो जाए, मतलब एरे का हमने साइज फिक्स कर दिया, मतलब स्टैक का हमने साइज फिक्स कर दिया, और अगर एलिमेंट्स उससे ज़्यादा हो रहे हैं, मतलब आपने नेक्स्ट जैसे 5 का साइज था, 5 उसमें ऑलरेडी आप छठा उसमें डालो, तो हमको क्या दे देगा, स्टैक स्पून, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसमें अपना ये एलिमेंट को डाल देंगे, ठीक है, लास्ट पोजीशन पे, ठीक है। तो और पॉप करने के लिए स्टैक इज एम्प्टी दे देगा हमको, अगर हमारे पास ये जो लास्ट मेमोरी -1 है, मतलब लास्ट एलिमेंट भी हमारे पास नहीं है, मतलब एलिमेंट ही नहीं है हमारे पास, लास्ट एलिमेंट भी नहीं है, तो ये हमको एम्प्टी दे देगा। और फिर बाकी हम इसमें पॉप नहीं कर सकते इसके आगे, तो जब कुछ है ही नहीं तो हम पॉप क्या करेंगे, ठीक है। और है तो उसमें हम पॉप कर देंगे सीधा, ठीक है। अब जैसे ये एक क्वेश्चन है, पुश वन, तो सबसे पहले पुश वन करना है हमको, तो सबसे पहले पुश वन करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1। पुश 3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3, ठीक है। और फिर हमको क्या करना है, पॉप। तो पॉप करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पॉप कर दिया, तो पॉप करने के लिए यानी 3 हमारा हट गया। अब हम करेंगे पुश 5, यानी 5 डाल दिया हमने इस पर, पुश करेंगे 10, फिर वापस पुश करेंगे 10, फिर हम क्या कर देंगे, पॉप कर देंगे, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, वापस से हमारे पास पॉप है, ठीक है। तो वापस से पॉप यानी हम फिर से हटा देंगे, ये 10 हटा दिया हमने, फिर वापस से पॉप है, हमने फिर से 10 हटा दिया, फिर वापस से पॉप है, हमने फिर से हटा दिया, फिर से वापस से पॉप है, फिर से हमने क्या, 1 2 3 4 5, हाँ। तो हमारे पास पॉप कितने में, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हमारे सारे एलिमेंट्स, ठीक है। इस तरीके से आप अपना पॉप और पुश का फंक्शन परफॉर्म कर सकते हो। आप ये चीज़ें तो हम अभी नहीं देखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी थोड़ी थियोरटिकल बिल्कुल है, हम थोड़ा कोडिंग पे भी फोकस करेंगे। तो अब क्यू की बात करते हैं, क्यू क्या कहता है, फीफो और लीफो सेम चीज़ है, मतलब दोनों स्ट्रक्चर सेम नहीं है। अब हेड और टेल होता है यहाँ पे, ठीक है। हेड यानी फ्रंट होता है आपका, टेल यानी रियर होती है। मैंने इंग्लिश में बताया था कि हेड का आपका फ्रंट पहले होगा, ठीक है, ठीक है। अब इंसर्ट करने को हम एनक्योर कहते हैं, और निकालने को हम डिक्योर, ठीक है। अब इनिशियली फ्रंट हमारे पास रियर होता है, और -1, ठीक है। -1 इंडेक्सिंग यानी आपकी पीछे से जो होती है ना। अब एनी इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग एरे, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, एरे का यूज़ करके। फ्रंट होता है यानी ये हमारे पास -1 है, यानी फ्रंट रो हमारे पास अभी -1 हम लेके चलते हैं, ठीक है। साइज हमारे पास 5 है, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अगर हमको एलिमेंट को इंसर्ट करना है, तो आफ्टर इंसर्ट क्या होगा, ये हमारे पास 0 हो जाएगा, यानी अगर हमने इसको पहले इंसर्ट कर दिया फ्रंट को, तो ये जो
था हमारे पास, इसका क्या आ जाएगा इंडेक्स 0 और इनका इंडेक्स 1 1 बढ़ जाएगा, है ना। अब अंडर फ्लो कंडीशन क्या होती है हमारे पास कि इनका इंडेक्स -1 रहा, यानी हमारे पास अंडर फ्लो, यानी हमारे पास एलिमेंट्स ही नहीं है। ओवरफ्लो और अंडर फ्लो में फर्क क्या होता है कि ओवरफ्लो जब आपकी स्टोरेज भर जाए और अंडर फ्लो जब आपका बिल्कुल स्टैक खाली हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे हम बात करें क्यू की, ठीक है। तो नाउ इंसर्ट वॉन्ट बी पॉसिबल ड्यू टू ओवरफ्लो, सो सर्कुलर क्यू। तो अगर ओवरफ्लो के कारण इंसर्ट नहीं हो पाता है तो ये क्या बनता है, सर्कुलर क्यू का फॉर्म कहलाता है, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग लिंक लिस्ट भी आपको यहाँ पे दे रखते हैं। तो ये हेड के थ्रू हमारे पास ये लिंक है और इसके थ्रू ये सारे कनेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम टेम्प को बनाएंगे फ्रंट के इक्वल और फ्रंट को फ्रंट से नेक्स्ट की तरफ हम लेके जाएंगे, ठीक है। तो फ्रंट से नेक्स्ट की तरफ मैंने आपको बताया था कि किस तरह से लिंक लिस्ट में हम नेक्स्ट की तरफ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हम टेम्प को कर देंगे, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास आता है ट्री, ठीक है। तो क्यू को आप वेबसाइट से भी देख सकते हो और नोट्स वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जितनी भी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगी आपको हर एक चीज़ पढ़नी है, ठीक है। तो वो चीज़ आपको पढ़नी है और बेसिकली प्रैक्टिस है मेन, आप कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। कंसेप्ट मैंने आपको यहाँ पे बेसिकली आइडिया दे दिया है और आप और डिटेल में पढ़ सकते हो, नीचे कोर्स के थ्रू पढ़ सकते हो, कोर्स वगैरह में आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और से आप जाके बेसिक कोर्स पढ़ लेना कि एरे में सर्चिंग कैसे करते हैं, सॉर्टिंग कैसे करते हैं। तो वो कोर्स जब आप पढ़ लोगे तो आपको काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद हम लीड कोड को प्रॉब्लम सॉल्व करने में थोड़े मतलब कैपेबल हो जाएंगे, ठीक है। अब ट्रीज है, ट्रीज क्या होता है, जैसे कि एक आप समझ सकते हैं ग्रैंड फादर है ए, है ना। अब इनके हुए 2 बच्चे, तो ये मदर फादर है ना, तो ये मदर फादर हो गए। इनके क्या हो गए कि मान सकते हैं हम ग्रैंड फादर के 2 बच्चे हुए, मतलब मदर फादर नहीं सॉरी 2 बच्चे हुए। अब ये बी है, बी के मान सकते हैं कि 2 बच्चे और हो गए, सी और डी, मतलब ई और एफ मान सकते हैं। और सी के हमारे में मान सकते हैं एक और एफ। तो अब जो ई है इसका रिलेशन किससे होगा, इसके फादर से, और किससे होगा, इसके ग्रैंड फादर से, है ना। और जो एफ है इसका रिलेशन किससे होगा, सी से, इसके फादर से, और इसके ग्रैंड फादर से। ई और एफ का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये मतलब बेसिकली यही है कि ए जो है, ए से निकलना है हमारे पास बी और सी, ए को हम कहते हैं रूट, ठीक है। और लीफ क्या होंगे हमारे पास, डी ई जी एच। लीफ वो होती है जिनके आगे कोई भी हमारे पास नहीं हो रहा, अटैच नहीं है, कोई भी हमारे पास नहीं है नेक्स्ट में, ठीक है। तो ये हमारे पास लीफ हो जाएगी, ये 1 2 3 4, ये हमारे पास लीफ। अब पेरेंट क्या होंगे, ए बी सी और एफ। पेरेंट वो होते हैं जिनके हमारे पास ऑप्शन है, यानी इनके हमारे पास कनेक्ट है, बी से हमारे पास डी कनेक्ट है, यानी बी से डी बन रहा है और बी से ही एफ बन रहा है, ई बन रहा है, और सी से एफ बन रहा है, तो ये हमारे पास पेरेंट हो गए। और ए भी पेरेंट है क्योंकि इससे बी और सी बन रहा है, तो ये हमारे पास पेरेंट हो गए ए बी सी एफ। और लीफ क्या हो गया, डी ई जी एफ। रूट हमारे पास ए हो गया, रूट यानी बेसिकली मेन, जो एक मेन आ रहा है हमारे पास जिससे ये सारे कनेक्ट है। अब नॉन लीनियर पाथ देखते हैं, पाथ क्या हमारे पास ए से सी और सी से एफ और एच। तो पाथ हमारे पास बेसिकली ये हो गया, ये हमारे पास पाथ, ठीक है। तो एक पाथ हमारे पास ए टू एच हम देखें तो ये पाथ हो गया, और ए टू जी जाए तो हमारे पास ये पाथ हो गया। अब हम ए बी ई, अगर ए टू ई जाना है हमारे पास तो कौन सा पाथ हम फॉलो करेंगे, ए से बी और बी से हमारे पास ई करेंगे, तो ये वाला पाथ हमारे पास हो जाएगा। और इसके जाने के लिए हम सीधा जा सकते हैं, ठीक है। अब सिबलिंग क्या है, डी और ई सिबलिंग है, हाँ डी और ई सिबलिंग है, ये भाई बहन है। और क्या ई और एफ सिबलिंग है, ई और एफ, ई कहाँ पर है, ई एरा और एफ एरा, नहीं नहीं है सिबलिंग। मतलब सिबलिंग मतलब भाई बहन मत समझना, सिबलिंग मतलब क्या कोई कनेक्शन है दोनों का आपस में, तो क्या कोई लिंक है, नहीं बिल्कुल भी लिंक नहीं है इनका आपस में, ठीक है। तो अब डेप्थ क्या होता है, रूट यानी नोड, ठीक है। रूट से नोड तक, ये रूट है और ये नोड है, ठीक है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डेप्थ है ये हमारा डिसाइड करते हैं, ठीक है। अब ए हमारे पास 0 है, ए से डी तक जाने में हमारे पास कितना है, 0 1 2, है ना। तो हमारे पास 2 है यहाँ पर, हमारी इसकी डेप्थ 2 भी है। ई तक जाने के लिए हमारे पास क्या है, बी से ई तक जाने के लिए हमारे पास 1 है, और ई तक ए से हमारे पास जाने के लिए 2 है, जी तक जाने के लिए हमारे पास 3 है, और एच तक जाने के लिए हमारे पास 3 है, ठीक है। हाइट भी सिंपली वही होगी हमारे पास, जो डेप्थ होती है वो नीचे की तरफ होती है, हाइट हमारे ऊपर की तरफ होती है, ठीक है। हाइट हमारी लीफ की होगी, डेप्थ हमारी रूट की थी, सो रूट से लीफ तक की थी हमारे पास, और हाइट हमारी लीफ की रूट तक हो जाएगी, ठीक है। और इसके बाद बाइनरी ट्री, बाइनरी ट्री आता है। बाइनरी ट्री क्या होता है, कैन हैव एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन, मतलब
ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम बस 2 ही चिल्ड्रन हो सकते हैं, हम 2 हमारे 2, ठीक है। अब क्या है, एक पेरेंट था, इसके 2 बच्चे हुए, अब इसके 2 बच्चे हुए फिर से, और इसके 2 बच्चे हुए, अब इसके भी 2 ही होंगे, और इसके भी 2 ही होंगे, इसके भी 2 ही होंगे, इसके भी 2 ही होंगे। एक हो सकता है इसका खाली एक ही हो सकता है इसका भी खाली एक हो, लेकिन मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, किसी के 3 नहीं हो सकते। तो ये हमारे पास बाइनरी होता है, ठीक है। नंबर ऑफ नोड्स मैक्सिमम हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, 2 की पावर n+1 -1, ये हमारे पास एक फॉर्मूला है, ठीक है। और हमारे पास नंबर ऑफ नोट्स मिनिमम कितने हो जाएंगे, ये हमारे पास मिनिमम नंबर नोट्स का फॉर्मूला हो गया, ठीक है, n+1, यानी हमारे पास 3 है, अगर n की वैल्यू, तो हमारे पास नोट्स कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी केस के लिए मैक्सिमम केस के लिए, मैक्सिमम केस के लिए अगर सबके 2-2 हो जाते हैं, और अगर सबका एक एक ही हो रहा है, तो हमारे पास सिंपल ही फॉर्मूला है, ठीक है। और यहाँ से आप इसको सॉल्व करके देख सकते हो इस चीज़ को। फुल बाइनरी, तो फुल बाइनरी क्या होता है, 0 2, यानी कि ये हमारे पास एक कंप्लीट बाइनरी है। ये हमारे पास कंप्लीट बाइनरी नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसके तो हमारे पास चिल्ड्रंस है ही नहीं, तो जब चिल्ड्रंस नहीं है तो कंप्लीट नहीं हुआ। कंप्लीट बाइनरी, हाँ ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट नहीं है, तो ये भी कंप्लीट नहीं है, इसको आपको यहाँ पे ऐसे लगाना पड़ेगा, तब ये जाके कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली इसको काट दो अभी आप, ठीक है। परफेक्ट बाइनरी क्या होता है, ये परफेक्ट है बिल्कुल, ये भी परफेक्ट है, ये परफेक्ट नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल सिमेट्रिक नहीं है ना। अगर आप बाइनरी को बीच से काट देते हो, देखो इसको अगर मैं बीच से काट दूँ इसको, तो इधर और इधर बिल्कुल सिमेट्री होनी चाहिए, इधर इधर बिल्कुल सिमेट्री होनी चाहिए, यहाँ पे सिमेट्री है ही नहीं, इसको बीच से काट देंगे, ये एक्स्ट्रा चीज़ है, ये यहाँ पे है ही नहीं, तो बिल्कुल नहीं है परफेक्ट। ट्री ट्रेवर्सल क्या होता है, तो प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, ठीक है। R to L, L to R, ठीक है, ये हमारे पास है। तो इसको हम कैसे करते हैं, देखते हैं। प्री ऑर्डर क्या है, ABC, यानी A फिर B फिर C, ठीक है। और इन ऑर्डर क्या है हमारे पास, BAC। इन ऑर्डर क्या है हमारे पास, BAC, हम बिल्कुल कंटिन्यूस में होके गए हैं। और पोस्ट ऑर्डर क्या है हमारे पास, BCA, बिल्कुल हम अलग गए हैं, ठीक है। तो प्री ऑर्डर में क्या है, हम बीच से पहले बी पे गए, और फिर हम वापस सी पे गए। तो पहले हम पेरेंट पे थे, उसके बाद हम पहले चाइल्ड पे गए, फिर दूसरे चाइल्ड पे। इन ऑर्डर में क्या हमारे पास एक चाइल्ड पे थे, हम डायरेक्ट पहले पेरेंट पे गए, और फिर डायरेक्ट हम सीधा तीसरे चाइल्ड पे आ गए। तो ये बिल्कुल लाइन से हो गया। और पोस्ट में बिल्कुल अलग ही है, पहले हम एक चाइल्ड पे थे, फिर हम दूसरे चाइल्ड पे गए, और फिर पेरेंट पे गए, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाइनरी यूजिंग एरेस करके हैं, फिर यहाँ पे रूट एड वन, तो एरे को करके आपको एक्सप्लेन करके, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हो, लेफ्ट चाइल्ड हमारे पास 2 × I और 2 × I+1 करके, ठीक है। 1 2 4 5 ये हमारे पास इनके चाइल्ड हो गए, ठीक है। बाइनरी यूजिंग लिंक लिस्ट, तो लिंक लिस्ट का यूज़ करके आपको दे रखे, तो आपको बिल्कुल लिंक लिस्ट वगैरह आपको आनी चाहिए ये करने से पहले। तो तभी मैंने आपको कहा था कि आपको बेसिकली बिगनर हो तो आपको बाइनरी, और मतलब बिगनर हो तो आपको स्टैक, क्यू और लिंक लिस्ट और एरेस को फोकस करना है, ठीक है। तो बाइनरी सर्च ट्री यानी इन ऑर्डर 5 8 9 10। तो अब इन ऑर्डर कैसे बनाएंगे हम, 5 8 9, है ना। मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से चलेगा वो। फिर हमारे पास 8 5 8 9, ठीक है। फिर हमारे पास 10 11 12 ऐसे गया। फिर हमारे पास कैसे जाएगा, 13 15 7, इस तरीके से। तो वो जो चीज़ है उसको यहाँ पे थोड़ा बड़े तरीके में अप्लाई करके बता रखा है, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इन ऑर्डर कैसे लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बताया इस तरीके से, यहाँ पे हमने इन ऑर्डर लिखा है। अब सर्चिंग बिकम ईजी, अब यहाँ पे इस तरीके से सर्चिंग ईजी बन जाती है, ठीक है। तो अब सर्चिंग कैसे ईजी बन गई है यहाँ पर, तो जैसे कि हमको सर्च करना है 13 को, 13 हम देखेंगे क्या है, ये पेरेंट है कि क्या है, ये मतलब चिल्ड्रन है ना। तो मतलब हम बिल्कुल ऐसे, ये हमने जो भी सर्च करा है हम इसमें निकाल देंगे कि पेरेंट कौन से है और वो चिल्ड्रन कौन से, ठीक है। अब इंसर्टिंग है 50 40 30 60 80 20 70, ठीक है। तो अब इसमें इंसर्टिंग करना भी काफ़ी ज़्यादा आसान है, डिलीशन करना भी आसान है। और ये चीज़ें हम क्या करेंगे, देखेंगे हम इसमें अपनी कोडिंग करते हुए, ठीक है। AVL ट्री, ठीक है, तो इसको तो हम बाद में देखेंगे। तो ये क्या है, रोटेट कर सकते हो आप ट्री को, लेफ्ट रोटेट अगर आपको करना है तो अभी देख लेते हैं इसको। जैसे कि एक ट्री है, ये एक ऐसे ट्री है ये, है ना। तो अब इसको मैं अगर रोटेट कर दूँ तो ये ट्राइंगल बन गया, तो ट्राइंगल के थ्रू ट्री बन गया, है ना। तो अब इस तरीके से आप इसको रोटेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये रोटेट कर दिया, तो इसको हमने क्या करा, लेफ्ट में रोटेट करा। लेफ्ट में रोटेट करा तो ये ए को हम नीचे ले आया ना, लेफ्ट में रोटेट करा तो यहाँ से तोड़ो और इसको नीचे ले आओ, देखो। इसको राइट में रोटेट करा तो यहाँ से तोड़ो और इसको नीचे ले आओ, देखो, है ना। तो इस तरीके से हम रोटेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे भी सेम चीज़ हमको करके दिखा रखी है। और इसमें हम थोड़ा सा वेल ट्री में हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है।
तो ये एग्जाम्पल आप देख सकते हो, ठीक है। अब डिलीशन की बात है कि हमको 13 को डिलीट करना है इसके अंदर, ठीक है। तो 13 हमारे पास कहाँ है, सबसे पहले तो ये देखते हैं। तो 13 हमारे पास ये, तो सबसे पहले इसको डिलीट कर दिया हमने 13 को। अब इसके बाद हमको 12 को डिलीट करना है, तो 12 का हमारे पास ये रहा 12, तो उसको डिलीट कर देंगे और 9 इससे जाके डायरेक्टली अटैच हो जाएगा, ठीक है। कोई भी ब्लैंक स्पेस यहाँ पे नहीं आएगी। तो एरे में क्या होता था, ब्लैंक स्पेस आती थी, वो हमारी स्टोरेज देता था, यहाँ वो चीज़ नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट जाके अटैच होता है। 16 को कर दिया। ऐसे ऐसे जैसे जैसे आप डिलीट करते रहोगे हमारा जो भी ट्री है वो छोटा होता जाएगा, ठीक है। और हमारे पास आता है हीप। कंप्लीट बाइनरी ट्री आपका होना चाहिए सबसे पहली बात। मिनिमम मीप क्या होता है, जब आपके चाइल्ड पेरेंट से ज़्यादा हो जाए तो उसको मिनिमम मीप कहते हैं। मैक्सिमम मीप कहते हैं जब आपके पेरेंट्स ज़्यादा हो जाए चाइल्ड से, ठीक है। मिनिमम मीप, ये आपको एग्जाम्पल दे रखे मिनिमम मीप का, ठीक है। और मैक्सिमम मीप का हमारे पास ये एग्जाम्पल दे रखे, ठीक है। तो यहाँ पे आप वैल्यू कर सकते हो कि यहाँ पे जो हमारे पास चाइल्ड की वैल्यू कितनी है, 5 6 9 8, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या है, ज़्यादा है, यानी अगर हम इनको ऐड करें तो 15 5 20 28 है हमारे पास ये। और ऊपर क्या है 2 और ये 6 और 9, ठीक है। तो 28 ज़्यादा हमारे पास चाइल्ड, तो मिनिमम हीप कंडीशन होगी। और मैक्सिमम हीप कंडीशन कैसे होगी, यहाँ पे पेरेंट देखो 50 20 30, तो ये हमारे पास कितना होगा 100, और यहाँ पे कितना है हमारे पास 38, तो 38 कम है 100 से, तो ये मैक्सिमम हीप कंडीशन होगी। ये वैल्यू निकाल के देखना है आपको, ठीक है। तो ये चीज़ आप कर लेंगे। फिर आपका आता है थ्रेडेड बाइनरी। थ्रेडेड बाइनरी यानी ये थ्रेड के थ्रू कनेक्ट है। आप देख सकते हो ना, दी हमारे पास क्या है, चाइल्ड है, तो चाइल्ड अपने पेरेंट से कनेक्टेड थ्रू थ्रेड। ये इस ग्रैंड पेरेंट से कनेक्टेड थ्रू थ्रेड, तो ये अपने पेरेंट से कनेक्टेड थ्रू थ्रेड भी। तो ये एक आपका लिंक लिस्ट की तरह ही आप मान सकते हो कि आपके कनेक्ट है, ठीक है। अब ग्राफ्स के बारे में हम बात करते हैं। ग्राफ्स में क्या होता है, नोड होता है और एज होता है। अब डायरेक्टली ग्राफ कैसे अटैच होता है, ये नोड और आपका एज है। तो मतलब ये आपके दो वर्टिसेस है, एक है आपका N1 और एक आपका N2, है ना। अब ये दोनों आपस में एरो के थ्रू कनेक्टेड है। अब एरो के थ्रू कनेक्टेड है तो मतलब आपका डायरेक्शनल ग्राफ है, और अगर एरो नहीं है तो मतलब यूनिडायरेक्शनल, यानी आप 1 से 2 पे जा सकते हो, 2 से 2 पे जा सकते हो, इसको 1 2 भी लिख सकते हो, 2 भी। वेटेड ग्राफ क्या होता है, आपने यहाँ पे इसका वेट दे दिया, यानी आपने कुछ वैल्यू असाइन कर दी है 5, तो उसका वेटेड ग्राफ हो गया। कंप्लीट ग्राफ यानी आपका बिल्कुल क्लोज्ड है, कंप्लीट है, एक दूसरे से हर जगह से जुड़े हुए हैं, तो इससे ज़्यादा नहीं जोड़ सकते आप। इसको ऐसे ऐसे जोड़ सकते हैं, हर एक मतलब आपका हर एक वर्टेक्स आपस में जुड़ी हुई है, तो उसको कंप्लीटेड ग्राफ कहते हैं। सिंपल ग्राफ हर एक वर्टेक्स आपकी नहीं जुड़ी आपस में, इसको आप ऐसे करके नहीं जोड़ सकते हो, ठीक है। ये चीज़ कुछ भी नहीं होती है, इनवैलिड है, ठीक है। मल्टी ग्राफ क्या होता है, तो मतलब सिंपल ग्राफ की कैटेगरी में आप इसको नहीं डालोगे अगर आपने ऐसे करा, ठीक है। और मल्टी ग्राफ यानी इसको आपने ऐसे ऐसे करके जोड़ दिया, ठीक है। अब क्या है ना कि आपने डायरेक्ट तो जोड़ दिया, इसको इससे जोड़ा, मतलब एक आपके पास वर्टिस थी, दूसरी वर्टिस थी, तीसरी वर्टिस जोड़ दिया। वर्ड फर्स्ट वर्टिस और सेकंड वर्टिस को आप ऐसे कर्व लाइन से थ्रेड के थ्रू जोड़ सकते हो, तो इसको मल्टी ग्राफ कहते हैं। नल ग्राफ क्या है कि आपने किसी को जोड़ा ही नहीं है, आपने बस ऐसे बना करके छोड़ दिया, तो ये आपके नल ग्राफ हो जाते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ आप इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो, जैसे एरे का मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन किया था, सेम उसी तरीके से आपका इसका भी रिप्रेजेंटेशन होता है आपकी मैट्रिक्स की तरह। 0 1 2 3 आपकी यहाँ पे इंडक्शन, 0 1 2 3 आपकी यहाँ पे इंडक्शन, ठीक है। और 0 0 पे कुछ भी नहीं है, तो 0 0 पे कुछ भी नहीं है। अब 1 0 पे हम देखें तो 1 0, हाँ यहाँ पे एक कनेक्ट है, एक कनेक्ट है ना। और 2 और 0, 2 और 0 पे कोई कनेक्ट नहीं है। 3 और 0, 3 और 0 पे कुछ नहीं है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ऐसे करके देख सकते हो, ठीक है। व्हाट इज ये एडजेंसी लिस्ट होती है आपके पास एक, ठीक है। तो इसको आप पढ़ लेना, और इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब ग्राफ का ट्रेवर्सल, तो ग्राफ का जो भी ट्रेवर्सल है, ये चीज हम क्या है अभी देखेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, हम लोग माइनस सर्च, हाँ ग्राफ का ट्रेवर्सल कर लेते हैं, ठीक है। तो ग्राफ का हम ट्रेवर्सल करते हैं, ठीक है। तो यही हमारे पास सबसे पहले हमारे पास क्या है, ए पहला एलिमेंट हमारे पास आ गया, एक बाहर निकाल दिया हमने। फिर हमारे पास क्या है, डी, डी को भी हमने बाहर निकाला तो हमारे पास हो गया ए। अब हमने सी को भी बाहर निकाल दिया, मतलब ई को भी बाहर निकाला तो ए। धीरे धीरे करके एक एक एलिमेंट्स को हम बाहर निकाल लिया, और फिर इस तरीके से हमारे पास ये एलिमेंट बाहर आ गया है, ठीक है। बस ये सेकंड सर्चिंग है, तो ये चीज़ जो है ये हम थोड़ा कोड के थ्रू नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। ये चीज़ क्या होती है, अब हैशिंग है हमारे पास। हैशिंग में क्या है, टाइम कम है लेकिन स्पेस हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास की होता है, लोकेशन होता है, और इसके फंक्शन ईजी है, फास्ट है और लो,
ठीक है। हैश टेबल होती है हमारे पास। अब हैश टेबल क्या है, 0 से n-1 तक जाती है, ठीक है। अब इसके आगे हम इस तरीके से हैश टेबल बनाते हैं, तो 0 से लेके हमारे पास n-1, यानी इसका अगर 10 है, n कह लो तो 9 तक है, ठीक है। और इसमें हमने इसकी वैल्यूज हमारे पास की जो भी हमारे पास वैल्यूज है ये हमारे को इंसर्ट कर रखे, ठीक है। अब इसके आगे हम देखते हैं कि मिड स्क्वायर्स क्या होता है, ठीक है। अब जैसे कि 14 है, अब 14 4 है ना, यानी 14 की जगह पर हाँ, तो अब मिड स्क्वायर्स क्या होता है, तो ये जैसे कि मैंने आपको बताया 11 है, जैसे स्टोर्स 12, तो मतलब ये जगह पे क्या स्टोर है, ये 4 वाली जगह पे हमारे पास 14 स्टोर है ना। अब मिड स्क्वायर क्या होगा, जैसे कि 12 14 का हमारे पास क्या है, मतलब 2 देखे हम अगर, तो 2 पे क्या स्टोर है ना। उसी तरह से 11 पे हमारे पास क्या स्टोर है, 11 पे हम बात करते हैं, 11 मतलब 1 इंडेक्स पे हमारे पास 11 स्टोर है ना। तो जैसे कि 1 इंडेक्स पे हम चेक करें, 1 इंडेक्स पे 12 डाला तो 12 नहीं है, 12 हमारे पास किस इंडेक्स पे है, 12 मतलब 12 हमारे पास 4 इंडेक्स 2 इंडेक्स पे है ना, तो 12 हमारे पास 2 इंडेक्स पे है, और 1 है हमारे पास 11 इंडेक्स पे, स्टोर 11 यहाँ पे हमको दे रखा है, ठीक है। फोल्डिंग मेथड होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 है, तो 1 2 3 को अलग कर दिया, 4 5 6 को अलग कर दिया, और इनको हमने प्लस कर दिया, तो हमारे पास मोड एन आ गया, ठीक है। ये चीज़ हम कोड के थ्रू अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। और ये चीज़ की अभी हमको पढ़ने की नीड नहीं है, ठीक है। और ये चीज़ भी हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। प्रॉब्लम सर्च टाइम वगैरह ये मैंने आपको बता ही रखा है, क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम्स ये हम कोड के थ्रू नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे, ठीक है। डबल हैशिंग में हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली जितना भी हमारे पास अभी फिलहाल के लिए रिक्वायरमेंट थी उतनी हमने सारी कर ली। हमने एरेस को पढ़ लिया, लिंक लिस्ट को पढ़ लिया, स्टैक को पढ़ लिया, क्यू को पढ़ लिया, ट्री को पढ़ लिया, हीप को पढ़ लिया, ग्राफ को पढ़ लिया, और हैशिंग में हमने थोड़ा सा कुछ कुछ छोड़ रखी है टॉपिक्स, और हीप में छोड़ रखा है। और बेसिकली इनको हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, हम अपने कोड के थ्रू, और लीड कोड के हम पूरी शीट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करेंगे, और डिस्क्रिप्शन में आपको सोर्सेज मिल जाएंगे, जो भी चीज़ें रह रही हैं, जो भी आपको कोड के थ्रू आपको समझना है। तो बेसिकली बेसिक आइडिया मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है, सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी जो जो पढ़नी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। तो हमने पूरा कर लिया है, तो यही था इस वीडियो में। तो अब नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लीड कोड को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।